हाँ जी बच्चे, ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है जी, 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने काफ़ी टाइम लगाया था बच्चे। गीता लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर बात करी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ उसी से रिलेटेड, ताकि पिछला भी रिवाइज हो जाए और आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जो मैंने आपको PDF भेजी हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कविता गारमेंट लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹30 लाख इन्वाइटेड एप्लीकेशंस। तो 30 लाख रुपए की तो इनकी मैक्सिमम कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल। कहता है इन्वाइटेड फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स ऑफ़र करे, मतलब पब्लिक को इनवाइट करा है कि 20,000 शेयर्स हम जो है सेल करना चाहते हैं या इशू करना चाहते हैं। तो कहता है 30 रुपये एप्लीकेशन पर है, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, 40 रुपीज़ में प्रीमियम इंक्लूड है, 40 रुपीज़ की फ़ाइनल कॉल है। ठीक है, आगे लिखा है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड है ना जी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 36,000 शेयर्स। अब आप सोचो ज़रा, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे? 20,000। एप्लीकेशन कितने की आई है? 36,000 शेयर्स की। तो 16,000 शेयर्स एक्स्ट्रा में आ गए ना। समझ आया मैंने क्या बोला? 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशन कितने की आई है? 36,000 शेयर्स की। तो 36,000 शेयर्स की, और कह रहा था बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। कंपनी ने शेयर्स की अलॉटमेंट किस हिसाब से करी है? तो ये जो 36,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है ना कंपनी के पास, इस 36,000 के कंपनी ने 3 हिस्से कर दिए बच्चे। इन 36,000 को बोला, 36,000 के 3 हिस्से कर दिए। कहा कि 15,000 जिन्होंने अप्लाई करा था उसको 15,000 शेयर्स दे दिए, जिन्होंने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उसको एक भी शेयर नहीं दिया, और जिन्होंने 18,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको 5,000 शेयर्स दिए। ठीक है ना, तो बात समझ आई है? तो ये हिसाब किताब है बच्चे। फिर लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, यहाँ तक अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, मतलब अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो वो एक्सेस अमाउंट आपका अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हो रहा है और आपका फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट हो रहा है इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है बच्चे, आगे लिखा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1050 शेयर्स। फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया 1050 शेयर्स पर फ्रॉम द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। ठीक है, आगे लिखा है अंडर राइटिंग कमीशन पे करी हमने 30,000 रुपये। ठीक है, एंट्रीज वगैरह पास करनी है वो तो कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से कॉपी पे नोट करवा देता हूँ कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, तो एक बार ज़रा ध्यान देना मेरी बात पे कि क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है? कंपनी ने, ध्यान देना बच्चे, 20,000 शेयर्स इशू करें, 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करें, और इसमें लिखा हुआ है कि 30 रुपये एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़, और कहता है इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है 40 रुपये फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये 110 रुपये आ रहा है, हाँ या ना? तो ये जो शेयर्स हमने इशू करा है बच्चा, ये 100 रुपये का एक है, लेकिन 10 रुपये क्या है इसमें? प्रीमियम। ठीक है ना, और प्रीमियम किस पर है? सेकंड इंस्टॉलमेंट पर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये 30 + 10 है, हाँ या ना? ये 40 रुपीज़ का ब्रेकअप क्या है? 10 रुपये प्रीमियम और 30 रुपये कैपिटल। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एप्लीकेशन आई है वो 36,000 शेयर्स की आई है। एप्लीकेशन कितने की आई है बच्चे? 36,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन आई है 36,000 शेयर्स की। ठीक है, और कंपनी ने किस हिसाब से काम करा है? कैटेगरीज बना दी, 36,000 के हिस्से कर दिए 3, एक अप्लाइड और एक हम लिखेंगे अलॉटेड, है ना? तो कैटेगरी नंबर 1 कहता है जिन्होंने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको 15,000 शेयर्स अलॉट कर दिए।
पूरे के पूरे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं बच्चे, 100 रुपये का एक है, 10 रुपये उस पर प्रीमियम है, 20,000 शेयर्स इशू करें, 30 रुपये की एप्लीकेशन, 30 रुपये की अलॉटमेंट, 10 रुपये उस पर प्रीमियम है और 40 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ यार पहली इंस्टॉलमेंट पे कंपनी को कितने रुपए चाहिए, तो आप आराम से बता सकते हो भाई 20,000 शेयर्स हैं, 30 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 6 लाख रुपये आ जाएगा आपका। यानी कि कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट पे 6 लाख रुपये की ज़रूरत है। वैसे तो कंपनी को टोटल कितने की ज़रूरत है, 20 लाख रुपीज़ की, ठीक है, जिसमें से 6 लाख रुपये कंपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे मंगवा रही है, आपका 8 लाख रुपये दूसरी इंस्टॉलमेंट पे, जिसमें से 6 लाख रुपये, 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपये अलॉटमेंट के, और जो है बाकी के 2 लाख रुपये किस चीज़ के बच्चे, वो प्रीमियम के पैसे हैं, ठीक है, और 8 लाख रुपये इस पे आएंगे। तो ब्रेकअप समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो 20 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट आएगा कंपनी के पास, 20 लाख प्लस 10 रुपये का प्रीमियम यानी कि 22 लाख रुपये आएंगे टोटल। 20,000 शेयर 100 रुपये का एक है, तो कैपिटल कितनी आ जाएगी बच्चे, 20 लाख रुपीज़, ठीक है, प्लस 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपये का प्रीमियम आएगा। तो 2 और 20, 22 लाख रुपये का टोटल अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में आना चाहिए फॉर इशूइंग शेयर्स, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चे, पहली इंस्टॉलमेंट पे कितना चाहिए था, 6 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 8 लाख, जिसमें से 6 लाख रुपये कैपिटल और 2 लाख रुपये प्रीमियम, ठीक है, और 8 लाख रुपये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस हिसाब से। लेकिन हुआ क्या कि एप्लीकेशन कितने की आ गई, 36,000 शेयर्स की, जिसमें से अप्लाई कितने के लिए करा, 36,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। तो आप मुझे ये बताओ कि कितने शेयर्स का पैसा फालतू आ गया। तो बच्चे अगर मैं हिसाब लगाता हूँ तो 16,000 शेयर्स का पैसा फालतू आया। समझ आया मैंने क्या बोला, 16,000 शेयर्स का पैसा फालतू आया मेरे पास। और किस रेट से आया होगा आप बताओ, 36,000 की एप्लीकेशन आई है तो वो किस रेट से आई होगी, 30 रुपये के हिसाब से। भाई कंपनी ने जब ये बोला कि पहली इंस्टॉलमेंट पे आपको 30 रुपये जमा कराने हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से सब ने अपने जितने शेयर्स उनको खरीदने होंगे, सब ने जो है 30 रुपये पर शेयर के हिसाब, मतलब 30 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चेक बना के कंपनी को दे दिए होंगे। तो पहली कितने पैसे फालतू आए बच्चे, 16,000 शेयर्स इंटू 30, ये एक्सेस मनी आई है मेरे पास टोटल में। तो टोटल में एक्सेस मनी कितनी हो गई, 16,000 इंटू 30, तो ये हो गई 4,80,000 रुपये। इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट में फालतू आए हैं। तो हमें ओवर सब्सक्रिप्शन में यही चीज़ सीखनी होती है कि ये जो 4,80,000 रुपये फालतू आए हैं इसका क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रीटमेंट ये रहता है कि या तो ये पैसा रिफ़ंड होगा, या फिर ये पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, या फिर कॉल्स पे एडजस्ट होगा, ठीक है बच्चे। अगर ये पैसा रिफ़ंड होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी 1:1 शेयर्स देना चाहती है, फुल अलॉटमेंट करना चाहती है कंपनी। जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई करा है आपको उतने शेयर्स मिलेंगे, तो फिर जो भी एक्सेस आया उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा। यही तो बात बनती है इसकी। लेकिन कंपनी ने क्या करा, 36,000 शेयर्स के ना 3 हिस्से कर दिए, एक 15 वाला, और जिन्होंने 15 के लिए अप्लाई करा था कंपनी ने उनको 15,000 शेयर्स पूरे दिए, ठीक है। एक पर्सन इसमें है जिसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। कितने शेयर्स के लिए, 2500 शेयर्स के लिए। तो कंपनी ने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। समझ आया मैंने क्या बोला, जिन्होंने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था कंपनी ने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिन्होंने 18,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 18,500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने उनको 5,000 शेयर्स दिए बच्चे, 5,000 शेयर्स, ठीक है। तो ये देख लो आप टोटल ये कितना हो गया, 36,000 की कंपनी ने 3 हिस्से कर दिए, ठीक है, और टोटल मिला के 20,000 शेयर्स की अलॉटमेंट कर दी। और आपको ये बात पता ही है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, 20,000 से ज़्यादा शेयर्स कंपनी इशू कर ही नहीं सकती, ठीक है बच्चे। अब मुझे एक बार और बताओ, 36,000 की कंपनी ने कितने हिस्से कर दिए बच्चे, 3। 15 वालों को 15 दे दिया, 2500 वालों को तो हटा ही दिया, उनको तो रिफ़ंड ही कर दिया, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 16,000 शेयर्स में से जो एक्सेस अमाउंट आया 16,000 शेयर्स का, उसमें से 2500 तो हमने हटा ही दिए, उनको तो भगा दिया, उनको तो रिफ़ंड ही कर दिया हमने, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा बाकी देखना ज़रा यहाँ पर, 18,500 जिन्होंने अप्लाई करा था कंपनी ने उनको कितने शेयर्स दिए, 5,000 शेयर्स। मतलब इस कैटेगरी के जो बंदे होंगे, इस कैटेगरी में जो पर्सन फॉल करते होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ कि
यहाँ पर वो लोग एक्सेस अमाउंट दे चुके हैं, बताना कितने शेयर्स का। तो अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 13,500, 13,500 शेयर्स का पैसा एक्सेस आया है। वैसे आपको पता है ना टोटल एक्सेस कितना आया है, 16,000 शेयर्स, जिसमें से 2500 को तो रिफ़ंड ही कर दिया। तो अगर मैं 16,000 शेयर्स में से 2500 को रिफ़ंड कर दूंगा तो मेरे पास कितना अमाउंट एक्सेस बचेगा, 13,500 ही तो बचेगा, वो यही तो है ना। 16,000 शेयर्स में से अगर 2500 शेयर्स का पैसा रिफ़ंड हो जाएगा तो जो एक्सेस अमाउंट बचेगा वो कितने शेयर्स का बचेगा, 13,500 शेयर्स का। तो वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है बच्चे, आइयो समझ आइयो बात यहाँ तक। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये देख लेता हूँ कि कितना पैसा एक्सेस आया है। वैसे आपको पता है कि टोटल एक्सेस कितना आया है, 4,80,000, जिसमें से 2500 शेयर्स इंटू 30, 2500 शेयर्स इंटू 30, भाई समझ गया ना, 2500 शेयर्स इंटू 30, ये पैसा हमने रिफ़ंड करना है। बाकी जो बचेगा क्या वो पैसा रिफ़ंड हो रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बात को, पॉइंट क्या है। एक्सेस मनी जो मैंने रिसीव करी है, 16,000 शेयर्स रिसीव करी है, मैं लिख के दिखाता हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 36,000 शेयर्स, कंपनी के बैंक अकाउंट में 36,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा आया है एट द रेट ₹30। तो ये कितना आ जाएगा, 36,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 30, है ना। तो 36,000 शेयर्स इंटू 30, तो बच्चे ये आ रहा है मेरे पास 10,80,000 रुपये, 10,80,000, ठीक है जी। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्चुअली रिक्वायर्ड। आप मुझे बताओ क्या एप्लीकेशन पे आपको 10,80,000 चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट पे, नहीं ना। पहली इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना चाहिए था, 20,000 इंटू 30, ये रहा 20,000 इंटू 30 चाहिए था आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे एक्चुअली रिक्वायर्ड, एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स इंटू 30, तो 6 लाख, ठीक है जी। 10,80,000 में से 6 लाख माइनस करोगे तो एक्सेस मनी कितना आ गया बच्चे, 4,80,000। वो तो हमने पहले भी निकाल ही लिया था, ये बात तो आपको पता ही है। एक्सेस मनी कितना आ गया, 4,80,000। हम यही तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हम ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या सीख रहे हैं कि ये जो एक्सेस मनी आई है इसका करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एक्सेस मनी कितने शेयर्स का आया बच्चे, 16,000 शेयर्स का, हाँ या ना। भाई 36 की एप्लीकेशन आई है, जबकि हमने मांगे 20,000 शेयर्स के हिसाब से था, तो 16,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया 30 रुपये के हिसाब से, 4,80,000। अब मुझे बताओ कि इसका क्या करना है, ठीक है। कंपनी ने 36,000 के हिस्से बनाए थे, ये रे 15,000, 2,500 और 18,500। तो 15,000 वालों से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 15,000 के लिए अप्लाई करा था, तो कंपनी ने इनको दिए भी 15,000 है। मुझे दिक्कत इन दोनों से है। इन्होंने 2,500 के लिए अप्लाई करा था, कंपनी ने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। अगर कंपनी इनको एक भी शेयर नहीं देगी तो ये अपना पैसा वापस मांगेंगे। अगर कंपनी इनको एक भी शेयर्स नहीं देगी तो ये अपना पैसा वापस मांगेंगे। तो इसका मतलब 2,500 शेयर्स का पैसा कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया। ये तो इसका मतलब ये जो एक्सेस मनी आई है इसके 2 हिस्से होंगे। बताओ इसमें से रिफ़ंड कितना होगा, इसमें से रिफ़ंड होगा बच्चे 2,500 शेयर्स इंटू 30, है ना। एप्लीकेशन इन्होंने 30 के हिसाब से दी होगी, तो 2,500 शेयर्स इंटू 30, तो इसमें से बच्चे 75,000 रुपीज़ तो रिफ़ंड हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये जो 75,000 रिफ़ंड हो गया, इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, बाकी जो एक्सेस आ रहा है उसका क्या करें, रिमेनिंग अमाउंट will be adjusted, remaining amount will be adjusted on allotment and calls, है ना। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 480 में से अगर 75,000 हमने रिफ़ंड कर दिया तो बाकी जो बैलेंस बचा वो कितना बचा,
वो बाकी बैलेंस बच गया आपका 4,05,000 रुपये, 4,05,000 रुपीज़, 4,05,000 रुपीज़ आपका बाकी रिफ़ंड बच गया। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया। और ये कितने शेयर्स का बचा? बच्चे एक्सेस अमाउंट आया था 16,000 शेयर्स का, जिसमें से 2,500 तो मैंने रिफ़ंड ही कर दिया, तो बाकी जो बच गया मेरे पास 16,000 माइनस 2,500, बाकी जो बच गया वो 13,500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा बचा ना मेरे पास 30 रुपये के हिसाब से। समझ आए यहाँ तक? और वो 13,500 कौन सा बंदा है? वो थर्ड कैटेगरी वाला बंदा है, ये रहा। समझ गए यहाँ तक? तो ये चीज़ है। तो अब हम देखते हैं, अब इसका हिसाब बनाते हैं कि ये जो 4,05,000 है, इसमें से कितना पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा और इसमें से कितना पैसा कॉल्स पे एडजस्ट होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? ये जो एक्सेस अमाउंट आया है, इसमें से कितना पैसा जो है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा और कितना पैसा इसमें से कॉल्स पे एडजस्ट होगा। ठीक है, अब इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, तो आपको बात और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि कितना पैसा किस पर एडजस्ट होना है। हाँ जी, तो देखो ज़रा, कैटेगरी नंबर 3 है ना, क्या हिसाब किताब है यहाँ पे कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। वैसे तो आपको पता ही है, बट फिर भी मैं लिख ही लेता हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन। हाँ जी, थर्ड कैटेगरी का क्या हिसाब बना था? ये रहा, 18,500 के लिए अप्लाई करा था ना इन्होंने, इनको 5 ही मिले, तो 13,500 एक्स्ट्रा आया है। तो मतलब इन्होंने जो पैसा दिया होगा कंपनी को वो 18,500 के हिसाब से दिया होगा, जबकि मिले इनको 5 है। ठीक है, तो इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। आंसर इतना ही आएगा, एक्सेस मनी जो आपकी आ रही है 4,05,000 आएगा, आंसर इतना ही। ठीक है ना, वो देखो अब इधर 18,500 और 5। तो इन्होंने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 18,500 शेयर्स, 18,500 शेयर्स एट द रेट ₹30। तो 18,500 इंटू 30, तो ये कितना आ रहा है? 5,55,000, 5,50,000 रुपीज़। अच्छा, इसमें से हम लेस करेंगे। आप मुझे बताओ, हम लोगों ने 18,500 इंटू 30 के हिसाब से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए 5,55,000, लेकिन कंपनी ने मेरे को कितने शेयर्स दिए? सिर्फ 5,000। हाँ या ना? तो मैं कंपनी को बोलूँगा ना कि भाई अगर आपने हमें 5,000 शेयर्स दिए हैं तो उतने 5,000 शेयर्स के हिसाब से जितनी एप्लीकेशन मनी बनती है उतनी रख लो आप। यानी कि एक्चुअली रिक्वायर्ड कितना है एप्लीकेशन पर, एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, तो ये कितना आ जाएगा? 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹30। तो ये कितना आ गया बच्चे? 1.5 लाख। तो 5,55,000 में से अगर 1.5 लाख रुपए में हटा दूँ तो एक्सेस कितना आ गया? ये मेरी एक्सेस मनी है। ₹4,05,000 वही आ रहा है ना जो भी मैं आपको दिखा रहा था। यार वो तो ऑब्वियसली सी बात है ना। आप सोचो 18,500 की एप्लीकेशन आई है, 5,000 शेयर्स मिले हैं, तो इसका मतलब कंपनी के पास 13,500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरा 30 रुपये के हिसाब से। ठीक, क्या कंपनी ने मेरे को ये पैसा वापस करा? नहीं, कंपनी ने मुझे क्या बोला? देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 18,500 हमने मांगे, हमें मिले कितने? 5,000। तो मतलब कंपनी ने हमें नाराज़ नहीं करा ना। कंपनी ने हमें क्या बोला कि जी हम आपको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, शेयर्स दे दो आप हमें। तो कंपनी ने कितने शेयर्स दिए? सिर्फ 5,000। तो मैंने बोला कि जी आपने तो 5,000 शेयर्स दिए हैं, बाकी जो 13,500 शेयर्स का पैसा हम आपको एक्स्ट्रा दे चुके हैं, फिर उसका क्या करना है? तो कंपनी क्या कहती है कि भाई आप हमें अभी दूसरी इंस्टॉलमेंट भी तो दोगे, तो आपका ये पैसा वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि हाँ जी बताओ कितना देना है सेकंड इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना? क्योंकि ये सारा पैसा बच्चे अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो आप मुझे बताओ, मुझे कितने शेयर्स मिले? 5,000 शेयर्स ही तो मिले। तो
तो 5000 शेयर्स के हिसाब से मैं हिसाब लगा लेता हूँ मेरा कितना बनता है अलॉटमेंट का पैसा। ये देखो आप, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 40 रुपये की है ना, प्रीमियम इंक्लूड करने के बाद भी। तो 5000 शेयर्स मेरे को मिले हैं, अलॉटमेंट 40 रुपये की है, तो 5000 इंटू 40 कितना होता है बच्चे, 2 लाख रुपये, है ना। 5000 इंटू 40 2 लाख रुपये। तो मेरे तो अलॉटमेंट पर सिर्फ 2 लाख रुपये बनते हैं, जबकि मैं तो 4,05,000 रुपये जमा करा चुका हूँ। तो मैं बोलूँगा इसमें से कि भैया अलॉटमेंट के काट लो कितने बनते हैं। तो बताओ 4,05,000 में से एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बताओ अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ, 5000 शेयर्स इंटू 40, 2 लाख रुपये। समझ आई यहाँ तक। तो मुझे बताओ अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट करने के बाद, अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट करने के बाद मेरे पास मेरा कितना पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 2,05,000 रुपये। मुझे बताओ फिर बाकी पैसा किस पर एडजस्ट होगा, कॉल्स पे, है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करो, अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी तो फिर उसको आप कॉल्स पे एडजस्ट कर देना। और कॉल हमारी कितने रुपए की है, कॉल जो है वो है 40 रुपीज़ की, 40 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। तो 40 रुपीज़ की अगर मेरी फाइनल कॉल है तो उस पर भी 2 लाख रुपये बनते हैं। माइनस करेंगे इसमें से एडजस्टेड ऑन कॉल्स, एडजस्टेड ऑन फाइनल कॉल। तो बताओ ज़रा कितना, 5000 शेयर्स इंटू 40, 2 लाख। तो 2,05,000 में से 2 लाख रुपए किस पर एडजस्ट हो गए, कॉल्स पे। तो मुझे बताओ अभी भी मेरा कितना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कंपनी के पास, 5,000। ये पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब कंपनी आपको ये पैसा वापस करेगी, सिंपल। अरे एक बात सोचो आप, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने कंपनी को 18,500 इंटू 30, 5,55,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। ये सोच कर के कंपनी मेरे को 18,500 शेयर्स देगी, हाँ या ना। लेकिन कंपनी ने मेरे को कितने शेयर्स अलॉट करे, 5,000 शेयर से तो अलॉट करे कंपनी ने मेरे को, हाँ या ना। 5,000 शेयर से तो अलॉट करें, और कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का। चलो 10 रुपये प्रीमियम भी लगा लो आप, तो 110 रुपये का ही तो बना एक शेयर। 110 रुपये का ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कंपनी ने मेरे को 5,000 शेयर्स दिए। तो इसका मतलब 5,50,000 रुपये मैक्सिमम बनते मेरे, जो मैं कंपनी को दूंगा। लेकिन मैंने कितना दिया हुआ है, 5,55,000, तो मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो वो कंपनी मेरे को रिफ़ंड कर देगी। वो ये रहा हिसाब किताब। आई होप आपको बात समझ आई हो। ठीक है बच्चे, मैंने बहुत आराम से आपको बात समझाई है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। चलो, तो ये बात निकल कर आती है, रिफ़ंड हो गए 5,000 शेयर रुपये, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। इसमें एक पर्सन है जिसने पैसा नहीं दिया, तो उसका भी हिसाब किताब देख लेंगे बाद में, पहले हम एंट्रीज पास कर लेते हैं यहाँ तक की। तो सबसे पहली एंट्री, हम क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास 36,000 शेयर्स का पैसा आया था, 36,000 शेयर्स का पैसा आया था, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है बच्चे, 30 रुपये की। 36,000 शेयर्स इंटू 30, तो 36,000 इंटू 30, 10,80,000। ठीक है, ये मेरी पहली एंट्री होगी बच्चे। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हुआ है ना जी, टू बैंक, कुछ पैसा रिफंड भी हुआ है, और आपको पता है कि कुछ पैसा कॉल्स पे भी एडजस्ट हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन
एडवांस। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें कितना करेंगे भाई? पहली इंस्टॉलमेंट पे मेरे को कितना चाहिए था? मुझे पहली इंस्टॉलमेंट पे चाहिए थे 20,000 शेयर्स, और कितने रुपए का एक है? एप्लीकेशन कितने की है इसमें बच्चे? 30 रुपये की, है ना जी। तो 20,000 शेयर्स इंटू 30, तो ये कितना हो गया? 6 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट पे मेरे को 6 लाख रुपए चाहिए थे। ठीक है, अच्छा अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ है वो हमने निकाला था ना, 2 लाख रुपए एडजस्ट हुए हैं अलॉटमेंट पर। ठीक है, कॉल्स पे भी कितना एडजस्ट हुआ है? 2 लाख। अच्छा रिफ़ंड कितना हुआ है? रिफ़ंड मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 2500 शेयर्स का पैसा रिफ़ंड हुआ है 30 रुपये के हिसाब से, है ना, प्लस 5,000 रुपये रिफ़ंड हुआ है एक। ये देखो, ये बताया था मैंने आपको कि टोटल एक्सेस मनी आई है 480, जिसमें से 75,000 तो ये रिफ़ंड हो गया, हाँ या ना। और ये जो 4,05,000 का एक्सेस अमाउंट आया था, इसमें से भी 5,000 रुपये रिफ़ंड हुए, तो टोटल 80,000 रुपये रिफ़ंड हो गए। तो 80,000 रुपये जो रिफ़ंड हो गए वो आप बैंक अकाउंट में दिखा देना एंट्रीज में, वो आप 80,000 रुपीज़ यहाँ दिखा देना। ठीक, तो ये चीज़ है बच्चे। ठीक है, एंट्री नंबर 3, इसमें हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स, कैपिटल थी 30 रुपये की, तो कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है, और इसमें कितना हो गया? 20,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 2 लाख। टोटल कितना हो गया? ये 8 लाख। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, जब पैसा रिसीव करने की बारी आए तो उसका भी हिसाब देख लो। जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो कितना पैसा भाई? 8 लाख रुपए चाहिए थे अलॉटमेंट पे। ये देखो ना, अलॉटमेंट हमने कितने से ड्यू करी है सेकंड इंस्टॉलमेंट? 8 लाख में से 8 लाख रुपए, तो 8 लाख में से 2 लाख तो पहले ही आ गए, हाँ या ना? 2 लाख तो पहले ही आ गए ये वाले। ठीक है ना, तो 6 लाख रुपए और आ जाएंगे इसके ऊपर, सिंपल। और ये बात मैंने आपको देखो एक तरीके से और बताता हूँ। ये देखो आप, टोटल 36 की एप्लीकेशन आई थी ना, जिसमें से इसके हमने 3 हिस्से कर दिए थे, इसको तो रिफंड ही कर दिया, ये पैसा ऑलरेडी एडवांस में दे चुका है। तो जो एप्लीकेशन है ना, तो जो अलॉटमेंट का पैसा आया है अभी 6 लाख रुपए, वो फर्स्ट कैटेगरी वाले बंदे का आया होगा ना। एक पर्सन होगा कोई मिस्टर एक्स, जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो कंपनी ने उसको दिए भी कितने थे? 15,000 शेयर्स। तो इसने तो कोई एक्सेस अमाउंट दिया नहीं, तो इसने जो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने तो कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पर जो 6 लाख रुपए आ रहे हैं वो इसी के आ रहे हैं, 15,000 शेयर्स और 40 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 6 लाख रुपए इसी के आ रहे हैं। ठीक है, खैर चलो आगे देखते हैं। ये 4th एंट्री थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट 5th एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसमें कितना आ जाएगा? तो 20,000 शेयर्स, 40 रुपये की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना हो गया बच्चे? 8 लाख। 8 लाख।
ठीक है ना, 8 लाख रुपए। नेक्स्ट 6th एंट्री, जब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, अच्छा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पे 8 लाख रुपए आने थे टोटल, है ना। ये देखो आप 8 लाख रुपए आने थे, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने पैसे नहीं दिए। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने पैसे नहीं दिए, और उसने कितने शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, 1050 शेयर्स पर। तो पूरे 8 लाख तो आएंगे नहीं, सिर्फ कितने आएंगे, 1050 शेयर्स का पैसा नहीं आया फाइनल कॉल पे 40 रुपये के हिसाब से, है ना। तो बाकी आ जाएगा। तो 10, और ये कौन सी कैटेगरी का बंदा है, ये 1050 वाला। ये मत सोचना कि ये पैसा एडवांस में दे चुका है, ये 3rd कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा, ये 1st कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो इसने कोई भी पैसा एडवांस में नहीं दिया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 3rd कैटेगरी में होता तो इसका मतलब था कि ये पैसा ऑलरेडी दे चुका है, बट ये 1st कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उसने कोई भी पैसा एडवांस नहीं दिया। ठीक है, तो अब देख लो 1050 इंटू 40 रुपीज़ की मेरी फाइनल कॉल है, तो 42,000 रुपीज़ होता है। तो 8 लाख में से अगर 42,000 नहीं आए तो कितने आने चाहिए थे, 7,58,000 रुपये, हाँ या ना, 7,58,000 शेयर्स, 7,58,000 अमाउंट, इतने रुपए हमारे बैंक में आने चाहिए। लेकिन 758 में से एडवांस में 2 लाख पहले ही आ चुके हैं, हाँ या ना। वो एंट्री पास करी थी ना हमने कॉल्स इन एडवांस की, ये रही। और कॉल्स इन एडवांस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही रखा है पूरा। ठीक है, तो ये जिस दिन ये पैसा एडवांस में आया था उस दिन ये लायबिलिटी थी, तो इसलिए क्रेडिट हुआ है। लेकिन जब वो एक्चुअल डेट आएगी जिस दिन ये पैसा आना था, तो वो लायबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी, 2 लाख रुपये। तो ये चीज़ होती है बच्चे। तो 5,58,000 रुपीज़ और आ जाएगा, 5,58,000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में और आ जाएंगे। तो ये एंट्रीज बनती हैं बच्चे आपकी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो यहाँ तक। अच्छा, आपको एक बात और समझाता हूँ मैं। ये जो 6th एंट्री हमने पास करी है ना बच्चे, इस 6th एंट्री को हम एक तरीके से और पास कर सकते हैं। एक शेयर होल्डर था जिसने 1050 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया 40 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो ये कितना था, 1050 इंटू 40, ये था मेरा 42,000। तो एक पर्सन है जिसने 42,000 रुपीज़ मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो अगर हम चाहें तो ये 42,000 रुपीज़ को भी एंट्री में दिखा सकते हैं विद द नेम कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। किस नाम से दिखा सकते हैं, कॉल्स इन एरियर के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एंट्री भी आपकी करेक्ट है, और इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो। ये जो एंट्री नंबर 6 आप पास कर रहे हो अल्टरनेटिवली, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कंपनी के लिए एसेट बन गई ना, कंपनी ये 42,000 रुपीज़ शेयर होल्डर से लेगी बाद में, नहीं तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देगी, उसको शेयर होल्डर रजिस्टर से उसका नाम हटा देगी। ठीक है ना, वो बात करते हैं, वो फोरफीचर के केस में होती है बात। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। आप मुझे बताओ कॉल्स इन एडवांस को हमने क्यों डेबिट करा, क्योंकि लायबिलिटी कैंसिल हो गई। कॉल्स इन एरियर को हमने इसलिए डेबिट करा कि हमारी एसेट है, क्यों, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में पैसा रिकवर करेगी इनसे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितने रुपए आने थे, 8 लाख। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए आने थे बच्चे, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख में से 2 लाख तो पहले ही आ गए कॉल्स इन एडवांस, और जो है 42,000 रुपीज़ अनपेड था जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया। तो बाकी डिफरेंस आ जाएगा कि कितना पैसा आ चुका है, वही आएगा जो पिछली एंट्री में हमने लिखा था, 5,58,000 रुपीज़।
तो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक। तो ये एंट्रीज भी करेक्ट है, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी सॉल्व हो सकता है और विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, इन केस शेयर होल्डर does not pay any installment, अगर शेयर होल्डर को इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, चाहे वो कोई सी भी हो, ज़रूरी नहीं है बच्चे कि इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल वर्ड यूज़ करा। आपने वर्ड कॉल्स इन एरियर ही यूज़ करना है, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा ना दे। मतलब अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया ना, तो यहाँ पर हमें वर्ड क्या यूज़ करना है, अलॉटमेंट इन एरियर यूज़ नहीं करना, वर्डिंग क्या यूज़ करनी है, कॉल्स इन एरियर, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा ना दे। पहली इंस्टॉलमेंट का नहीं देगा तो फिर तो उसने शेयर्स ही नहीं अप्लाई करे, इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट तो वो देगा ही देगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं देता, जिसको हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं, तो यहाँ पर वर्डिंग हमें फिर भी क्या यूज़ करनी है, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर आप इसको दो तरीके से बुक्स में दिखा सकते हो। कैसे, एक तो दिखा सकते हो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और दूसरा विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और दोनों एंट्रीज में आपको करवा चुका हूँ बच्चे, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें मैंने आपको ये दोनों एंट्रीज करवा दी, विदाउट ओपनिंग और विद ओपनिंग, ठीक है ना। इसको आप देख लेना किस तरीके से हमने करना होता है। सो आई होप आपको समझ आई हो बात यहाँ तक, ठीक है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवा दिए अच्छे अच्छे, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ 4 फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर हम 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस कितने हो पाते हैं इसमें। हाँ जी, तो अब जो कॉन्सेप्ट है दैट इज 4 फीचर ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर का मतलब होता है बच्चे कैंसलेशन। 4 फीचर का मतलब क्या है यहाँ पे, कैंसलेशन। होता क्या है, अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, देखो मैं जैसे आपसे ये कहता हूँ, प्लीज़ सुनना मेरी बात। मान लो कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इसको कंपनी ने 100 शेयर्स दिए, या ऐसा कह लो कि इसने कंपनी में 100 शेयर के लिए अप्लाई करा था और कंपनी ने इसको पूरे के पूरे 100 शेयर्स अलॉट कर दिए, और एक शेयर है मान लेते हैं 10 रुपये का एट द रेट ₹10। तो आप मुझे बताओ मिस्टर एक्स की जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है ना कंपनी के प्रति, वो बनती है 1000 रुपये। सुना मैंने क्या बोला, इस पर्सन की जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है कंपनी की तरफ, वो कितनी बनती है, 1000 रुपये। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी के केस में शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है या ओनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब जितने शेयर्स उसने खरीदे हैं, ठीक है, उस पर उसकी जितनी कॉल्स बनती है मैक्सिमम उतना अमाउंट वो दे सकता है। मतलब जितना अमाउंट अनपेड रहेगा उतना और देना होगा उसको, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लायबिलिटी बनती है वो 1000 रुपये बनती है। अगर कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देती है। सुनना मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो कंपनी के पास ये पावर होती है कि कंपनी चाहे तो उसके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। मतलब उसको शेयर होल्डर, जो उसको आज हम शेयर होल्डर कह रहे हैं ना, या उसको मेंबर कह रहे हैं कंपनी का, तो उसको उस पोजीशन से हटाया जा सकता है। और वो पोजीशन से कैसे हटाया जाता है, देखो जैसे
स्कूल्स के अंदर रजिस्टर मेंटेन होता है ना स्टूडेंट्स का, जिसमें उसकी अटेंडेंस ली जाती है। मतलब कैसे पता चलेगा कि वो स्टूडेंट उस स्कूल का स्टूडेंट है? वो जो समझ रहा मैंने क्या बोला? तो स्कूल में अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज में आप स्टूडेंट हो तो ये कैसे उसका प्रूफ होता है? पहला प्रूफ तो होता है आईडी कार्ड, दूसरा आपका नाम रजिस्टर में मेंटेन होता है जहाँ से वो अटेंडेंस ली जाती है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका नाम स्कूल से काट दिया गया है, तो स्कूल से काटने का क्या मतलब है कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का रजिस्टर होता है उसमें से हटा दिया, यही मतलब है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। फोरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। मतलब क्या है इसका? कंपनी भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है बच्चे, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, ROM। ROM का मतलब क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो कंपनी जिसको भी शेयर्स अलॉट करती है उस पर्सन का नाम इस रजिस्टर में लिख लेती है। सुना मैंने क्या बोला? रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स का नाम होता है। ठीक है, तो जिस जिस पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और कंपनी ने जिस जिसको शेयर्स अलॉट करे हैं, तो उसका नाम कंपनी, जिसने अप्लाई करा था उसका नहीं, कंपनी ने जिसको शेयर्स अलॉट करे होंगे उसका नाम कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख लेती है। समझ गए? और जैसे ही आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया तो आप उस कंपनी के मेंबर कहने लग जाते हो, मतलब फिर आपको उस कंपनी का मेंबर मान लिया जाता है। तो ये चीज़ होती है रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो अगर कोई शेयर होल्डर अपनी टाइमली पेमेंट नहीं करता, आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो कंपनी इनको नोटिस देती है, 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। और अगर इस नोटिस के दौरान भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी बाकी की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो कंपनी इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देती है। और जैसे ही उसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा, मतलब उसकी ओनरशिप कंपनी के अंदर कैंसिल हो गई, और वो जगह जो कैंसिल हुआ है वो जगह फिर किसी और को दे दी जाती है। मतलब क्या उसका? मतलब ये बच्चे कि इसके जो शेयर्स हैं, मान लो मैं इसी की बात कर लेता हूँ, मान लो इसने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो कंपनी क्या करेगी? इसको नोटिस देगी, फिर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया तो इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देगी, और इसके नाम पे जितने शेयर्स हैं 100 शेयर्स, फिर कंपनी इसको इस 100 शेयर्स को किसी और को इशू कर देती है, जिसको हम कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। समझ आई मेरी बात यहाँ तक? जिसको हम क्या बोलते हैं? री इशू ऑफ शेयर्स। चलो इसको हम बाद में डिस्कस ही करेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स का। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। फोरफीचर का मतलब क्या है बच्चे? कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। यहाँ लिख देता हूँ, कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई कैपिटल कैंसिल होती है या कैपिटल कम होती है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर आप अपनी कैपिटल को कैंसिल करोगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल अगर कम होगी तो आप उसको कैंसिल करोगे। ठीक है ना? बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो फोरफीचर का आई होप आपको मतलब समझ में आ गया हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले 2 हिस्से कर लेना आप इसके, फोरफीचर ऑफ शेयर्स के ना 2 केस बनते हैं इसमें, 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, when shares were originally issued at par, ठीक है। केस नंबर 2, when shares were originally issued at premium, यानी कि जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे पहले तो वो प्रीमियम पर इशू करे थे। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं। केस नंबर 1, जब कंपनी ने शेयर्स किस पे इशू करे हो? पार पे, और उस केस में अगर शेयर कैंसिल करने पड़ जाएं तो फिर क्या एंट्री पास करते हैं। और दूसरा केस क्या है? जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे पहले तो वो प्रीमियम पर इशू करे थे,
और उस केस में अगर शेयर्स कैंसिल करने पड़ जाए तो फिर क्या एंट्री बनती है। तो ये 2 केस बनते हैं बच्चे, ठीक है। और ये जो सेकंड केस है ना, इसमें 2 सिचुएशन बनती है, 2 सिचुएशन बनती है इस केस में। कौन कौन सी? सिचुएशन 1, सिचुएशन नंबर 1, और इसमें क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम when amount of premium has been received, when amount of premium has been received। और सिचुएशन 2, सिचुएशन नंबर 2, when amount of premium, when amount of premium has not been received, has not been received। ये 2 सिचुएशन बनती है बच्चे प्रीमियम के केस में। देखो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब कंपनी ने शुरू में शेयर्स इशू करे थे तो प्रीमियम इस पे पार पे इशू करे थे। तो ओरिजिनली इशूड एट पार का मतलब क्या है, जब कंपनी ने शेयर इशू करे थे तो पार पे करे थे। और प्रीमियम का मतलब क्या है यहाँ पे, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, मतलब जब कंपनी ने शुरू में शेयर इशू करे थे तो वो प्रीमियम पे इशू करे थे। और उस केस में अगर कंपनी शेयर फॉरफिट कर ले तो उस केस में एंट्रीज कैसे पास होती हैं, ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला कि प्रीमियम का पैसा आपने रिसीव कर लिया या नहीं करा, और दूसरा, ठीक है ना, प्रीमियम का पैसा है तो रिसीव हो चुका होगा या फिर रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है? अब जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ, अभी जैसे ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था बच्चे, आप मुझे बताओ ये 30 रुपये प्लस 10 था कि नहीं? 30 रुपये कैपिटल थी, 10 रुपये क्या था इसमें, प्रीमियम। और एक पर्सन था मिस्टर एक्स जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो आप मुझे बताओ, अगर उसने फर्स्ट एंड फाइनल का नहीं दिया, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, है ना जी, और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी उसने दे दिया। सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, उसने 2 दे दिया ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दी। तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया होगा ना। बताओ प्रीमियम है या नहीं 10 रुपये अलॉटमेंट पे? तो अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया। समझ आया? तो अगर वो पर्सन अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता तब मैं ये कहता कि उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो, जिस इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रीमियम है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पर्सन पे कर चुका है तो मतलब उसने प्रीमियम भी दे दिया, ठीक है। और अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो बड़ा सिंपल है पता लगाना, उसमें क्या दिक्कत हो गई, ठीक है बच्चे। तो ये बातें निकल कर आती हैं। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको इसकी सिर्फ एंट्रीज लिखवा देता हूँ, समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट में, ठीक है। सिर्फ एंट्रीज लिखवा रहा हूँ कि फोरफीचर के केस में एंट्रीज कैसे पास होती हैं। केस 1, when shares were originally issued at par, when shares were originally issued at par, तो इसमें एंट्रीज कैसे पास होती हैं? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, कॉल्स इन एरियर और अनपेड कॉल्स, ठीक है, ये चीज़ है।
इसमें क्या कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, क्या होता है ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, जितने शेयर हमने कैंसिल करें, मल्टीप्लाई बाय अनपेड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अनपेड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट है इट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये था मेरा केस नंबर 1। अब बात आती है केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन shares were originally issued at premium, when shares were originally issued at premium, originally issued at premium। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन बनती है। सिचुएशन 1, तो मैंने आपको जो सिचुएशन 1 लिखवाई थी वो कौन सी थी? प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है ना। तो ठीक है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम has been received, when amount of premium has been received। ठीक है जी, तो एंट्रीज मैं आपको लिखवा देता हूँ, समझाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और अनपेड कॉल्स। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये वही चीज़ आएगी, जितने शेयर्स हमने फोरफिट करे, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय अनपेड कॉल, ये चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक चीज़ और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है ये। ठीक है, अभी आप बस एंट्रीज नोट कर लो। एंड सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, when amount of premium has not been received, amount of premium has not been received। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री पास करेंगे?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर forfeited अकाउंट, कॉल सिनेरियर, 2 कॉल सिनेरियर, and 2 या और अनपेड कॉल। ठीक है ना, तो ये हिसाब किताब बनता है। तो ये एंट्रीज हैं, बाकी मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।